तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 286 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग और डी किंग अपने सेकेंड हंट पे निकले होते हैं, जहाँ पे उनका सेकेंड हंट बहुत ही स्मूथली खत्म हो जाता है। उन्हें उतनी बड़ी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता, हर एक मॉन्स्टर बड़ी आसानी से वो मार देते हैं, जिसके साथ लू फेंग और डी किंग अपने सेकेंड हैंड के स्पॉइल्स को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वापस ही यूनलान सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वापस घर जाते हुए भी वो बहुत ही कॉशियस थे, मतलब सतर्क थे और चारों तरफ देख रहे होते कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर या फिर लुटेरे उन पे अटैक न कर दे। जिसके साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं और हमें कुछ दूसरे बंदों का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे फॉर्मेशंस बिछाकर बैठे हुए होते हैं और साथ में उन्होंने डिटेक्ट कर लिया होता कि कोई शिप उनकी तरफ आ रहा होता है। वो बंदा क्या था कि एक फ्लाइंग बोट हमारे तरफ अप्रोच कर रहा है, सब लोग स्टे अलर्ट हो जाओ। और दिखाया जाता कि वहां पर एक इनविजिबल एनर्जी फ्लक्चुएशन चारों एरिया में फैलने लगती है और वहां पे टोटल में 3 बंदे होते हैं जो कि उन्हीं फ्लक्चुएशंस के अंदर छिप जाते हैं, जैसे मॉन्स्टर अपने आप को वॉइड के अंदर छिपा कर रखा करता है। अब दूसरा बंदा कहता है कि ठीक है, उन्हें हमारे फॉर्मेशंस के और भी गहराई के अंदर आने दो, हम तभी अपने मूव को चलेंगे। मतलब वो लोग यहाँ पे पूरी तरह से फॉर्मेशंस को बिछा रखे थे और इंतजार कर रहे होते कि कब वो लोग हमारे जाल में फंसेंगे। ये सेम टू सेम मछली को पकड़ने के जैसा है और तीनों वहीं पे पेशेंसली वेट करने लगते हैं एक राइट मोमेंट पे स्ट्राइक करने का। और सडनली वहाँ पे एक शिफ्ट एक्योर होता है और एक एक करके वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी ब्लैक स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठकर अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से चारों तरफ देख रहा होता है। और जबकि लू फेंग की दोनों लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन दाव अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्परर रियलम तक पहुंच चुकी हैं, तो उसकी बायोनिक आई की डिस्ट्रक्शन चीज जो पावर्स होती हैं वो भी इवॉल्व हो गई थी, जिसके कारण उसकी जो परसेप्शन एबिलिटी होती वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब लू फेंग जैसे वहां पे अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस को यूज करके सामने की तरफ देखता है, उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत है और वो डी किंग को मैसेज भेजते हुए कहता है कि जल्दी करो, हमें पीछे हटना चाहिए, फुल स्पीड से पीछे हटो। अब यहाँ पे डी किंग को किसी तरह का खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन वो लू फेंग के इंस्टिंक्ट पर पूरी तरह से भरोसा करता है। लू फेंग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि सामने कैसा एनिमी है, कौन एनिमी है, क्योंकि चारों तरफ पूरी वर्ल्ड होती है वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है, लेकिन लू फेंग का जो बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है उसे वहां पर कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिखती है, जो कि वहां के नेचुरल लॉज को मतलब कह सकते हो कि स्पेस में जैसे कुछ अलग सा हलचल होता है, वैसे ही वहाँ के अंदर के नेचुरल लॉज में भी थोड़ी सी हलचल हो रही होती है। वहाँ पे एक शैडो रूल्स को भी दिखाया जा रहा होता है। जैसे जैसे लू फेंग पास आया था उससे महसूस होते गया होता है कुछ तो यहाँ पर गलत है। अब डी किंग बिना किसी हेजिटेशन के अपने फुल स्पीड से उसे पाथ के जो कि घर की तरफ जाते उसमें निकल पड़ता ताकि वो उस रास्ते से बचकर निकल सके। और दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से एक्सलरेट करके भागने लगता है, जिसको देखकर वहाँ के जो 3 बंदे इंतजार कर रहे थे उन्हें पता चल जाता है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उनको विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उन लोगों ने हमें ढूंढा कैसे हैं। वो कहता कि जल्दी करो, इन्हें ट्रैप करो। और एक ही झटके में दिखाया जाता है कि एक ओवरवेलमिंग शैडो चारों तरफ फैलने लगती है, वहाँ के स्पेस को कवर करने लगती है और वहाँ के रियल टाइम रियलिटी को भी फैब्रिक के तोड़ने लगती है, जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि एक इम्पेरेटिबल बैरियर्स बनने लगता है, मतलब इनपेनिट्रेबल था, अब इनपेनिट्रेबल बैरियर बनने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने अल्टीमेट फॉरबिडन टेक्निक्स को भी यूज करने लगता है, क्योंकि कह सकता हूँ कि वो एक डोम के जैसे बनने लगा था। वहाँ पे एक डोमेन क्रिएट होने लगी थी जो कि लू फेंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रही होती है। इसके कारण लू फेंग अपने एक अल्टीमेट फॉरबिडन टेक्निक को यूज करता है। अब ये वो टेक्निक होती है जब लू फेंग अर्ली स्टेज गॉड एम्परर में परफेक्ट किया था तो उसी वक्त इसने बनाई होती है और ये मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके साथ वो हेजिटेशन बिना किसी हेजिटेशन के अपने बहुत ही पावरफुल अटैक्स उस पर करता है। और जो डोमेन बनी हुई थी उसके बीच में थोड़ी सी दरार पड़ जाती है और बिना किसी हेजिटेशन के वो ब्लैक शिप उसी दरार के बीच से बाहर निकलने लगते हैं और बहुत ही पावरफुल, बहुत एक्सप्लोसिव बर्स्ट मोमेंटम के साथ वहां से निकल पड़ती है और एक ही झटके में वो शैडो फोर्स के
उस शैडो फोर्स के सफोकेटिंग ग्रैप्स के अंदर से बाहर निकल पड़ती है। वो थोड़ी सी भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही, इसलिए आपको थोड़ा सा अभी अजीब लग सकता है, पता नहीं क्या हो गया अभी तुरंत ही। अब यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे डेकिंग भी ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब डेकिंग को जब पता चलता है कि वो उन सब के ग्रैप्स, उन सब के पकड़ से बाहर निकल चुके हैं, तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो ऑपरेसिव शैडो फोर्स कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और लू फेंग से बात करते हुए कहता है, ब्रदर लू फेंग, वो जरूर 10,000 शैडो पवेलियन का मास्टर ही होगा। अगर हम लोग उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाते हैं तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकता था। लू फेंग भी ये बात सुनकर उसे कहता कि हाँ तुमने सही कहा, वो फॉर्मेशन सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। यहाँ तक कि मेरी हेवेंस एंड अर्थ की क्लोन्स की फॉरबिडन टेक्निक के अटैक के बावजूद भी उस फॉर्मेशंस में थोड़ी सी गैप ही बना पाए। और उसे समझ में आ गया था कि ये जो सिचुएशन था वो कितना मुश्किल था। एवं सबको लग रहा था कि यार वो दोनों बाहर निकल चुके हैं, लेकिन तभी से एक जोर की हंसी आती है। वहाँ पे एक सडनली पूरी तरह से पता नहीं यहाँ पे एयर वैक्यूम में एयर कैसे आया, लेकिन हो सकता है कि केओटिक एयर फ्लो की वजह से वहाँ पे ये सब हो रही थी। वहाँ पे जोर से आवाज़, चीखने की आवाज़ आती है और हंसने लगता है। और वहाँ पे हम 3 डिस्टॉर्टेड शैडो आ जाते हैं और वो धीरे धीरे मेट्रोलाइज होकर ह्यूमनॉइड फॉर्म का शेप ले लेते हैं। मतलब वो सब अपने आप को एयर में एयर पार्टिकल्स बनाकर छिपाए हुए थे और उन सब के सामने वो खड़े हो जाते हैं। और साथ में उनके हमें रूप के बारे में बताया जाता है कि वो ग्रे रॉब्स और मास्क को पहने हुए थे। उनके अंदर से ऑमनियस एनर्जी निकल रही होती है जो कि पूरी की पूरे सराउंडिंग्स के अंदर फैल रही होती है। अब लू फेंग और डेकिंग जैसे बंदों को देखते हैं वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये डेफिनेटली 10,000 शैडो पवेलियंस के ही बंदे हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यूनलान सिटी के अंदर 3 नोटोरियस फैक्शंस मौजूद हैं जो कि एक प्लेग की तरह पूरे के पूरे सिटी में फैल चुके होते हैं, जो कि थेफ्ट और प्लंडरिंग में माहिर होते हैं। मतलब लूटते हैं, चोरियां करते हैं, जिनमें से इंसेक्ट नेस्ट जो कि पहला टीम में आता है, और दूसरा 10,000 शैडो पवेलियंस, और तीसरा ट्रिक स्टर वर्कशॉप जिसे कि गिव फेंग कहा जाता है। ये तीनों ऐसे बंदे थे जो कि वहां पे लूट करते थे और सबको मारा भी करते थे। कोई कोई ऐसे भी थे जो कि मार भी देते थे और कुछ तो लूट के थे। जिनकी पावर्स कम थी वो तो चोरी ही करेंगे। अब ये तीनों जो होते हैं फैक्शंस वो लॉर्ड वेयांग के अंदर ऑपरेटेड किए जाते हैं। इनका इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे सिटी को डोमिनेट करता है। मतलब इस अकेले बंदे ने ये तीनों फैक्शंस को बना रखी होती है और इसके ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एल्डर्स का भी सपोर्ट होता है। तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता बजाय उन सब से दूर रहने का ही। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि 10,000 शैडो पवेलियंस के अंदर जो वहाँ पे थेफ्ट की जो स्टेटस होती है वो थोड़ी सी कम होती है बाकी दोनों ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि जो पावर्स होती है वो उन सारे लूटर्स को ही बिलोंग करती हैं। मतलब देखो चोरी वो करते थे जिनकी लेवल्स कम होती थी, लेकिन प्लंडरिंग मतलब लूटपाट वो करते थे जिनकी पावर्स ज़्यादा होती है। और 10,000 शैडो पवेलियंस में स्ट्रॉन्ग बंदों की कमी नहीं थी, इसलिए वो चोरी से ज़्यादा प्लंडरिंग का काम किया करते थे, लोगों को लूटा करते थे क्योंकि उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और जो लूटा करते थे उनकी पावर्स मिड टू हाई लेवल वॉरियर्स के अंदर बताई जाती है। मतलब अर्ली स्टेज वाला बंदा सिर्फ चोरियां करता था, मिड से और हायर लेवल वाले बंदे लूटते थे, सबको मारते थे। और यहाँ पर वो सारे बंदे अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर काम किया करते थे। बात करो चोरी की तो उसमें आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो लूटर्स होते हैं उनके प्रति हर एक बंदे की बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई होती है, जिसके साथ यहाँ पे सभी चीजें होने लगती हैं। डेकिंग लू फेंग से कहता है कि देखो जो कि 10,000 शैडो पवेलियंस में जितने भी बंदे प्लंडरिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूजुअली वो मिड लेवल गॉड एम्प्रेस वाले बंदे होते हैं जिन्होंने डॉग को क्रैप्स कर लिया होता है। उनकी डॉग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है क्योंकि वीक बंदों के पास इतनी औकात नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो हम सबको लूट सके, इसलिए यहाँ पर वही काम करते हैं। और बात करें पावरफुल स्कीम तो वो अपने इन छोटे मोटे काम के लिए अपने आप को नीचा नहीं करेंगे। मतलब कि जिनकी पावर लेट स्टेज तक जा चुकी है आखिरकार वो ऐसे छोटे मोटे घिनौने काम क्यों ही करेंगे। मेनली मिड स्टेज वाले बंदे ही ये सारे काम किया करते हैं। अब वो दोनों बात करने लगते हैं और लू फेंग समझ जाता है कि हाँ ये सब स्ट्रेंथ कैसे कैसे काम करती है। अब जो 3 ग्रे रॉ वाले बंदे होते हैं वो लू फेंग की तरफ देखकर हंसने लगते हैं कि डेकिंग लू फेंग नो वंडर यहाँ पे तुम दोनों अकेले हंट करने के लिए निकल चुके हो। तुम दोनों में तो सच में काफी ज्यादा स्किल है, लेकिन श्योरली ये है कि तुम्हें प्लंडरिंग के रूल्स के बारे
बारे में तो पता ही होगा। तो डीकिंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे रूल्स अच्छे से पता है, मैं तुम्हें एक ह्यूमन क्रिस्टल्स के पीस को ऑफर करने वाला हूं। तो ग्रे रॉड का लीडर बोलता है कि नहीं, मुझे ह्यूमन क्रिस्टल के पीस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिंगल लो लेवल ह्यूमन बीस्ट की बॉडी यहाँ पे छोड़ के जाओ, यहाँ पे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ पैसों से काम बनने वाला था, लेकिन वो सब जानते थे कि ये दोनों बंदे काफी पावरफुल है, काफी काबिल तारीफ है, इसलिए वो पूरे के पूरे एक सिंगल बॉडी को ही मांग लेते कि तुम दोगे तो ही हम तुम्हें जाने देंगे। अब डीकिंग और लूफिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और डीकिंग यहाँ पे कहता है ठीक है, और कैजुअली अपने पास से एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्स को निकालता है, जिसकी वैल्यू की बात करें तो रफली 8 लाख ह्यूमन क्रिस्टल जितने होते हैं, जो कि देखा जाए तो उतना भी महंगा नहीं होता है। अब ये देखकर ग्रे रॉ वाला जो लीडर वाला बंदा होता है उस कॉर्प्स को कलेक्ट करते हुए कहा था तुम तो सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैं ये पसंद करता हूँ। जिसके साथ वो वहाँ पे बिना किसी वर्ड के वहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ पे शैडोज खत्म हो जाती हैं, फॉर्मेशन थी वो हट जाती है, जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए और डीकिंग क्या आता है कि ठीक है आगे बढ़ते, और वो सभी आगे बढ़ना शुरू हो जाते अपने घर की तरफ। जिसके बाद हमें स्पेसक्राफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे डीकिंग लूफिंग से कहता है कि देखो जब भी हम लोग हंटिंग करने जाते हैं बाहर, हमें लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अलावा हमें इन सारे कल्टीवेटर से भी डील करना पड़ता है। अब देखो मुझे एक फाइट की उम्मीद थी क्योंकि वो सारे मिड लेवल्स के बंदे थे, लूफिंग इनसे फाइट करता तो लूफिंग की पावर्स के बारे में भी और भी अंदाजा हो जाता, लेकिन उतना में लूफिंग हार भी जाता क्योंकि लूफिंग की इतनी पावर्स नहीं होती उसके बारे में, क्यों तो यहाँ पे खुद बताया गया है आगे। जिसके बाद डीकिंग वहां पे कहता है कि देखो हमें यहाँ पे एवरेज स्ट्रेंथ ट्रेडर से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे आराम से फाइट कर सकते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल वाले लुटेरे होते उनको तो ये दोनों मिलकर मार ही डालते, कोई भी उनसे पंगा नहीं ले पाता। लेकिन वो कहता है कि जब हम किसी ट्रूली पावरफुल बंदे से सामना होता है और तो थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर हम लोग भाग सके तो हमें भाग जाना चाहिए, अगर यहाँ पे हमें कुछ ह्यूमन क्रिस्टल लेकर ही उन ट्रबल से बच जाएंगे तो हमें ऐसा करना चाहिए, ये वर्थ इट होता है। लेकिन अगर वो रेडर्स हमारे क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं और साथ में हमें मारना और लूटना भी चाहते हैं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि हमें मौत तक लड़ना ही होता है। लूफिंग भी ये भाई सारी बातें समझ जाता है। अब यहाँ पे उनके जितने भी ब्रीफ इनकाउंटर्स हुए थे उससे ये साफ पता चल रहा कि वो तीनों मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस वाले बंदे थे और उन सब की जो पावर्स थी काफी ज्यादा होते, और ऐसा कहा जा सकता है कि वो वेटरन्स थे जिनके पास इतने लंबे समय से काफी ज्यादा इमेंस इंस्ट्रूमेंट आ चुकी थी। वो लूटने आए थे तो वो पूरी तरह से इक्विप थे अपने पूरे ट्रेजर्स के साथ, यहाँ तक कि डीकिंग के सपोर्ट के साथ भी लूफिंग अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो उनको डायरेक्ट कॉम्बैट में हरा सके। लूफिंग अभी अर्ली स्टेज गॉड एम्पर वाला बंदा है, उसकी पावर्स लेवल भले ही मिड स्टेज जितनी परफॉर्म हो सकती हैं, लेकिन आप ऐसे बंदे से तो नहीं जीत सकते हैं जहां पे सामने 3-3 मिड स्टेज वाले ऐसे खूंखार बंदे हैं जो कि ऐसे फाइट्स हर रोज किया करते हैं। उनके पास पूरी की पूरी ट्रेजर्स की सेट होगी जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती, तो आखिरकार लूफिंग अपने इन सारी चीजों से कैसे हरा देता। लूफिंग के पास स्टार टावर भी मौजूद नहीं है, तो आखिरकार लूफिंग उनसे भी पूरी तरह से जीत कैसे पाता। हाँ, उनको टक्कर देने की बात है तो लूफिंग आराम से कर देता। जिसके बाद एक लंबी उड़ान के साथ उनकी जो ब्लैक एयरशिप थी फाइनली यूनलान सिटी में एंटर करती और डीकिंग चकल करता कहता है कि हमारा लक इस वक्त बहुत ही अच्छा है। हमारे फर्स्ट हंट के दौरान हमें सिर्फ एक लेट स्टेज गॉड एम्पर रैंक ह्यूमन लाइफ फॉर्म देखी जिससे कि हम भागने में कामयाब हो पाए, और हमारे सेकेंड हंट में तो हमने एक रॉबरी को भी फेस की जिसको कि हमने एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को सैक्रिफाइस करके निकल आए। लूफिंग ये देखकर कहता सुनकर कहता है कि यार तुम इसको अच्छा लग कह रहे हो, मतलब कि हमारे फर्स्ट टर्न में हमें जान से मार देने वाली पावरफुल लेट स्टेज गॉड एम्पर रैंक ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स आई, और साथ में इस बार तो हमने एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के कॉर्प्स का भी गवा दिया, तो आखिरकार तुम इसको गुड लक कैसे बोल सकते हो। तो डीकिंग कहता है कि तुम और भी हंट करने जाओगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगी। और वो कहता है कि कल्टीवेशन शिमला सिटी में वो भी करना इतना भी आसान बात नहीं होता, और वो लूफिंग की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो कहता ऑफ कोर्स तुम अलग हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी मिड लेवल गॉड एम्पर स्ट्रेंथ को पा लिया है, और तुम्हें और भी कुछ सुटेबल ट्रेजर्स को पाओगे और तुम अपने ट्रेकनेस को रिफाइन करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी ट्रबल नहीं होगी, तुम आराम से किसी मेजर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में वो ये भी कहता है कि यूनान सिटी के अंदर कई सारे फैक्शंस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मिड स्टेज गॉड एम्पर वाले ही बंदे कोर स्ट्रेंथ की तरह माने जाते हैं। हाई रैंकिंग पावर हाउसेस की बात करें तो वो यूजुअली एल्डर्स बने
हुए होते हैं और उनकी संख्या भी काफी ज्यादा कम है। अब लूफेंग सिंपली इस्तेमाल करता है। अब यूनलान सिटी के अंदर टोटल में 723 लेट स्टेज गॉड एम्पायर के डॉन एनलाइटमेंट्स मौजूद थे, जो कि काफी ज्यादा कम था। लेकिन उनमें से 327 के पास एल्डर्स का टाइटल था, मतलब बाकी के बंदे वहां पे अपने एल्डर्स के पोजीशन को नहीं लेते, बल्कि वो यहाँ से निकल चुके थे वेंचर करने के लिए। यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे थे जिनके पास क्लोन्स मौजूद थे, जो कि डार्क होली रियलम में जा चुके थे अपने एक्सप्लोरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। उनकी फिजिकल बॉडी रेयरली इन सिटी के अफेयर्स के साथ इंटरवेन करती है, मतलब कि यहाँ पे वो सिर्फ नाम के एल्डर्स होते हैं, वो यहाँ पे खासा ध्यान नहीं देते हैं। बस एंड मौके पे जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ अभी जरूरत है तभी वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब भी ये एल्डर अपने एक्शंस को चलते हैं, पूरा का पूरा सिटी ही हिल जाता है। इनकी पावर्स लेवल्स इतनी ज्यादा होती है। जिसके बाद बची मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस की, जो कि यहाँ पे इन सारे मोस्ट फैक्शंस के बैकबोन की तरह माने जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे के पूरे सिटी के इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए, इन सब के पावर्स को मेंटेन करने के लिए। और डी किंग लूफेंग की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है एक किसी फैक्शंस को ज्वाइन करने के लिए? तो लूफेंग कहता है कि नहीं, मुझे अभी कोई जरूरत नहीं। मतलब लूफेंग यहाँ पे किसी भी फैक्शंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि अभी के मर्तबा मेरी जो प्रायोरिटी है वो मैंने डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को गॉड एम्पायर के स्टेज में और भी एडवांस करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडवांस करना है। तो डी किंग कहता है कि ये तो सेंस भी बनाता है, क्योंकि तुम यूनला सिटी में ज्यादा लंबे अरसे से यहाँ पे मौजूद नहीं हो, इसलिए अपने कल्टिवेशंस पे फोकस करना ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब भी तुम्हें कोई चांस मिले तो एक मेजर फोर्स को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि एक हाई रैंकिंग मेंबर होने के नाते तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जिसको सुनकर लूफेंग सिंपली स्माइल करता और ज्यादा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। कहा भी क्या जाए कि हाँ मैं कर लूंगा या फिर नहीं करूंगा। लूफेंग का भी कोई भी ऐसा प्लान होता ही नहीं। जिसके साथ वो जैसे जैसे बात करते आते हैं, उनकी ब्लैक फ्लाइंग वेसल्स टावरिंग हिनवन पैलेस के पास पहुंच जाते हैं और डी किंग सजेस्ट करता है कि चलो हमें अपने स्पॉइल्स को, जितनों की हमने मारा है उन सबको बेचना चाहिए। और दोनों एक साथ उसी टावर हिनवन हॉल के अंदर एंट्री मारते हैं, जहां पे वो अपने लो लेवल हिनवन लाइफ कोर्सेज, जो कि उन्होंने टोटल में 8 को मारे थे, एक तो लूट लिया, मतलब टोटल 9 थे, अब 8 को यहाँ पे बेचते हैं और टोटल उन्हें लगभग 8.6 मिलियन हिनवन क्रिस्टल मिलते हैं और इवनली बांट लेते, मतलब 4.3 मिलियन इस बार लूफेंग ने कमाए होते हैं। जिसके साथ दोनों हाथों को मिलाते हैं और दोनों अलग अलग निकल पड़ते हैं अपने खरीदार के लिए, अपने शॉपिंग के लिए। पैसे आने लूफेंग चल पड़ा फिर से उड़ाने के लिए। लूफेंग का इस वक्त अपना मेन गोल था अपने लो लेवल ह्यूमन लाइफ मटेरियल, जो कि मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस के लिए सुटेबल है, उनको खरीदने के लिए। जिसके साथ वो वहां पे यूनलान सिटी के कई सारे मर्चेंट्स के पास जाता है, एक एक करके सबके केयरफुली प्राइसेस को कंपेयर करता है और बेस्ट डील को नेगोशिएट करता है। पूरा का पूरा दिन वो बाजार में बिता देता है और फाइनली अपने इन सारे कॉस्ट को एनालाइज करते हुए अपने फाइनल परचेज को करता है। और लास्ट में लूफेंग अभी टोटल में 1000 यूनिट ऑफ मिड स्टेज गॉड एम्पायर ग्रेड के लो लेवल ह्यूमन लाइफ मटेरियल्स को खरीदता है, जिनकी हर एक की कीमत 33,000 ह्यूमन क्रिस्टल की पड़ती है। और ये बताया जाता है कि लूफेंग ने जितनी शॉपिंग की होती है वो 9 रिवर हॉरिजन्स के जितने भी मटेरियल्स थे उनके 90% अवेलेबल मटेरियल्स को खरीद लिया होता है, जो कि मिड स्टेज गॉड एम्पायर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म, जो कि उसके कल्टीवेशंस के लिए सूटेबल है, उनको खरीद चुका होता है। जो 10% बचे वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं पाने के लिए, मतलब उनकी महंगाई समझ सकते हो, बहुत ही सर ऊपर जा चुकी होती है, इसलिए लूफेंग उसको नहीं खरीद पाया होता है। जिसके साथ यहाँ पर लूफेंग ने अपने और भी एडवांस करने के लिए लूफेंग 9 लाख ह्यूमन क्रिस्टल को अपनी ऑक्सिलरी कल्टीवेशन स्किल में भी इन्वेस्ट करता है और साथ में कुछ और सपोर्टिव आइटम्स को भी खरीदता है। खाएगा तभी तो बाहर निकालेगा, मतलब समझ रहे हो कि उसी से तो एनर्जी बढ़ती है। जिसके साथ लूफेंग भी सरप्राइज होता है, मतलब लूफेंग ने सारी शॉपिंग कर रखी होती है, बहुत ही खर्चे उठा रखे होते हैं, नखरे भी कर रहा होता है। इतने सब करने के बाद लूफेंग देखता क्या है कि यार कितना ही कोइंसिडेंस है, जो फ्लाइंग शिप होती है जो कि उसे अपने उसी नॉन रिवर हॉरिजन से भेजकर अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट तक भेजती है, वो वहां पर आ चुकी होती है। जिसके साथ लूफेंग वहां पे चढ़ता है, अपने थर्ड दिन में अपने क्लोन्स को साइड की वजह से भेज देता है
और साथ में इल्यूजन रियल मेज को भी भेजता है, मतलब वो स्टोरेज वाली चीज़ भेजता है जिसमें कि वो अपने सारे ट्रेजर्स को रख देता है और अपने क्लोन्स को पकड़ा देता है कि जाओ ओरिजिन कॉन्टिनेंट को डिलीवर करके हम। यहाँ पे लूफेंग अपने नॉर्मल क्लोन्स को तो नहीं भेजने वाला, क्योंकि इल्यूजन रियल मेज लूफेंग के हर एक जर्नी में एसेंशियल था। लूफेंग उसको अपने पावरफुल क्लोन्स के साथ ही भेजता है। अब यहाँ पर लूफेंग कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि चोरी कभी भी हो सकती है। स्पेशली ऐसे कल्टिवेशन सिस्टम में लूफेंग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। शिप में भी चोरी हो सकती है, ऐसी तो मैंने बात है, हर जगह चोरी हो सकती है, करप्शन हर जगह होता है, स्कूल से करप्शन स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग कहता है कि मैं अपने इन सारे ट्रेजर्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट में भेजने वाला हूँ, क्योंकि मेरी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के साथ यूनान सिटी के मुकाबले 10 गुना मेरी कल्टिवेशन फास्ट हो जाती है। उसकी वजह से वो अच्छे से देख पाता है। लूफिंग ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि हर एक कुछ हंट के बाद वो फ्रिक्वेंटली ओरिजिन कॉन्टिनेंट में जाया करेगा, क्योंकि वहां पर वो अपने उसी ट्वेल्स को पास करेगा, वहां पे बैठकर सीखेगा और यहाँ पे आके कमाएगा। जिसके साथ लूफिंग क्या था कि एक बार मैं इनफ वेल्थ को एक्यूमुलेट कर लूँ, मैं रेगुलर विजिट करने जाऊंगा। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसे ही चलने लगे होते हैं। वहाँ पे लूफिंग डेकिंग अपने सीक्रेट्स को नहीं छिपाते कंपेनियन से, मतलब उनको भी बताते कि देखो हमने ऐसे ऐसे किया है। इसलिए डीमिंग और डीफिंग को भी उनके लेटेस्ट हंट से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसके साथ हमें यहाँ पे डीमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने केव के अंदर पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। क्या था कि ऐसा लगता है कि वो सब बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ डीमिंग के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि जब से वो यूनान सिटी में आया था तो उसने सिर्फ एक हंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो भी एक डिजास्टर साबित हुआ। मतलब कि उनका हंट बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुका होता है। और यहाँ पे वो क्या था कि इसी से तो मैं समझ पाया कि आगे का यूनान सिटी के जितने भी बंदे हैं जो कि नॉर्मल मोस्ट सीजन हंटिंग टीम्स होती है, वो अर्ली स्टेज ब्लड लाइन कल्टिवेटर्स जो कि गॉड एम्पर लेवल्स पे होती है उनको क्यों एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि यार उनकी कंट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। ये सब नए नवेले ग्रुप्स होते हैं जो कि जाते हैं और मर के आ जाते हैं। ये जो अर्ली स्टेज के बंदे होते हैं जो कि अर्ली में एंटर भी नहीं किए होते हैं, वो वहाँ पे एसेट की बजाय लाइबिलिटीज मतलब कर्ज बनकर आ जाते हैं, दूसरे पर बोझ बनकर आ जाते हैं। और हमें बताया जाता है डीमिंग के बारे में, मतलब देख लो अगर लूफिंग इस लेवल का बंदा होता है तो लूफिंग के साथ भी यही हाल होता। डीमिंग की हालत समझ लो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है, क्योंकि लूफिंग मतलब डीमिंग जब गया होता है तो डीमिंग के साथ 32 अर्ली स्टेज गॉड एम्पर ब्लड लाइन कल्टिवेशन वाले बंदे थे, वो भी एक ही सिंगल टीम में। वो सभी हर तरह की स्ट्रैटेजीज को पढ़े होते हैं, अपने अटैक्स में कोऑर्डिनेट्स करने लगे थे, साथ में प्रैक्टिस भी की होती है। लेकिन जब यहाँ पर वो गए होते हैं फाइट में तो पिट कर आ चुके होते हैं और डीमिंग इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। मतलब 32 अर्ली स्टेज के गॉड एम्पर वाले बंदे एक सिंगल लो लेवल ह्यूमन बीस्ट को नहीं मार पाए थे, वहीं पर लूफिंग अकेला उसको मार दिया था अपने पहले हंटिंग में। तो देख सकते हो लूफिंग और बाकी के अर्ली स्टेज गॉड एम्पर्स वाले बंदों में कितना बड़ा डिफरेंस मौजूद है। इसके साथ हमें ये बताया जाता है कि उनकी टीम ने स्पेसशिप को ले लिया था, जिसके साथ वो आगे बढ़े थे तो उनके सामने एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस में था उसके साथ इनकाउंटर हुआ। उनको साथ इनकाउंटर हुआ तो उनकी बैंड बज गई। अगर उनका और भी पावरफुल मॉन्स्टर से इनकाउंटर होता तो कोई नहीं बचने वाला था। और हमें बताया जाता कि उन्होंने बहुत ही केयरफुली प्लानिंग कर रही थी, उन्होंने अपने फॉर्मेशंस को भी बना लिया था, लेकिन अपने फॉर्मेशंस से भी वो उस क्रिएचर्स पे एक डेंट तक लगा पाए थे। जैसे कोई गेट पे एक हथौड़ा मारता है तो डेंट पड़ जाता है, तो वैसे उन्होंने सिर्फ डेंट ही मार पाई थी, जहाँ पे उन्होंने कई सारे सीज टेक्टिक्स को भी अपनाए होते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर थोड़ा सा वो अटैक कर पाया था। लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उनकी वाइटैलिटी और रिजिलियंस काफी ओवरवेलमिंग होती है और कई सारे सेवरल राउंड्स तक उन पे अटैक करने के बाद वहां पे वो उस लाइफ फॉर्म को थोड़ा सा ग्रेवली इंजर्ड कर चुके थे। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला था, वो जान चुका था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो और भी पावरफुल फोर्स सब पे अटैक कर देता है और इस अटैक के कारण वहां पे बहुत लोग मारे गए थे। इस वजह से उनके अंदर के जो 7 बंदे थे वो खत्म हो चुके थे, 32 में 7 मर चुके होते हैं और 10 से भी ज्यादा वॉन्ड हो चुके, जख्मी हो चुके थे। और लास्ट में वो मारने की जगह वो सब भाग चुके थे, मतलब इतने ज्यादा पैनिक हो चुके थे कि वो सभी दुम दबाकर भाग चुके होते हैं।
और वो क्या था कि 32 मिल के भी हम एक सिंगल लो लेवल ह्यूमन क्रीचर्स को नहीं मार पाए, मतलब अंत तक उसे ग्रेवली इंजर्ड करने के बाद भी उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाए। तो आप समझ सकते हो कि यार कितना बड़ा डिफरेंस है, और डीपिंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और क्या था कि हमें यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को एडवांटेज की तरह रूप में लेना होगा और अपने आप को ट्रेन करना होगा, और सबसे पहले मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और सरफेस से वो अभी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा था, क्योंकि बंदे के पास सच में पैसे की कमी होती है। लेकिन बात करें इन्फिनाइट स्पेस रिवॉर्ड्स की वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है। मतलब ये बंदे के पास ह्यूमन क्रिस्टल्स नहीं होते, बल्कि इन्फिनाइट स्पेस के अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले होते हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन उसकी जो अभी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और उसकी क्रिएट करने की एबिलिटीज़ भी नहीं होती, इसलिए उसे अपने वेल्थ को यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है। मतलब वो ऐसे ही पैसे नहीं उड़ा सकता है, अगर उसका एक बार खेल खत्म तो वो मारा जाएगा। और इसके बाद हमें सीन चेंज कर डीफू को दिखाया जाता है, जो कि डीफू को 9 रिंग विलम टावर के अंदर जॉब मिल चुकी थी, कि वो अभी वहाँ पे बैठकर स्टडी कर रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ट्रू विच लिनेज तो सच में रिमार्केबल है। अब इस ट्रू विच लिनेज को ही वो पढ़ रहा होता है, और वो कहता है कि बात करें वर्ड लिनेज की, तो मैंने इससे बहुत ही ज़्यादा इंसाइट को पा लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्पेस डॉग को कंप्लीट मास्टर करने के बहुत ही नज़दीक आ चुका हूँ। अल्दो वो यहाँ पे आकर सिटीज़ में माइनर टास्क को परफॉर्म किया करता था, कुछ बेसिक ड्यूटीज किया करता था, लेकिन इस वजह से उसे काफी ज्यादा नॉलेज मिल चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिशनर्स आया करते थे। यहाँ पे उसे अपने कल्टीवेशन के दौरान काफी चीजें पता चलने लगती है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छा कर रहा होता है डीमिंग के मुकाबले। अब यहाँ पे वो सब कल्टीवेशन करने लगता है, और डीफू वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि एक बार मैं अपने स्पेस डॉग को फुली कॉम्प्रीहेंड कर लूँ, मैं यहाँ पे ऐसी क्वालिफिकेशंस आ जाएगी कि मैं नेक्स्ट एरा को सर्वाइव कर पाऊंगा। और वो स्माइल करने लगता है, अपने फ्यूचर के बारे में वो कॉन्फिडेंस हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे वो भी बंदा अपने उसी बॉटल नेक पे अटक चुका होता है ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में ही। अब यहाँ पे देखो हर एक एम्पायर्स के पास इतनी पावर है कि वो बाहर आकर अपने सफर को जारी रख सकता है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है कि उनकी पावर्स काफी ज्यादा कम है, वरना ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर निकलना हर कोई निकल सकता है, लेकिन सिर्फ अल्टीमेट वाले ही बंदे। लेकिन वो इसी डर से नहीं निकलते कि जाऊंगा मर जाऊंगा, पैसे नहीं है, गरीबी भूखा मर जाऊंगा, इसलिए कोई नहीं निकलता है। लेकिन डीफू के पास अच्छा खासा चांस होता है, वो यहाँ पे लूफेंग और डीकिंग के साथ आया होता है, तो उसे उतना ज्यादा चिंता नहीं होता, वो आराम से कल्टीवेशन कर सकता है, जिसके साथ वो इसी सब के बारे में सोचने लगता है। और कहता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रक्शन का टाइम बहुत ही नजदीक आ गया। अब देखो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो फिर से रिफॉर्म होगा, मतलब हर एक डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशंस आता है, स्ट्रॉन्ग वाले ही सर्वाइव कर पाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे बताता है कि कैसे यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ की अबेंडेंट काउंटलेस रिसोर्सेज की वजह से वो यहाँ पे अच्छे से कल्टिवेट कर पाता। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाएगा, और डीफू मन में क्या था कि मैं सही जगह पे आया हूं। इसके साथ लूफिंग और डेकिंग तो थे उसके साथ देने के लिए, इसलिए उसे यहाँ पे रेजिडेंस के लिए उतना चिंता नहीं था, बस फुली तरह से अपनी कॉम्प्रिहेंशन अपने पढ़ाई पे ध्यान देना था। और लूफिंग वहाँ पे अपनी चीजें चल ही रहा था, जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, बताया भी जाता है कि यहाँ पे ये सब चीजें तो हो रही थी, लेकिन आखिरकार डेकिंग की क्या हाल है। डेकिंग यहाँ पे को दिखाया जाता है जो कि अपने चैम्बर के अंदर शांत बैठा हुआ था, और उसके सामने एक जेड बॉल मौजूद होता है, जिसके अंदर एक एम्बर लाइक लिक्विड सिमर चमक रही होती है। और यहाँ पे वो मन में क्या आता है कि ब्रालूफेम तुम ऑलरेडी मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल पे आ चुके हो और मुझे सरपास कर चुके हो, लेकिन मैं इतने लंबे टाइम से अपने फाइनल बॉटल नेक पे फंसा हुआ था। और यहाँ पे डीमिंग पूरी तरह से डिटरमाइन हो चुका था कि मुझे एडवांस करना है, इसलिए उसने अपने काउंटलेस ट्रेजर्स को बेच दिए होते हैं एक सिंगल वॉइड हार्ट एसेंस को एक्सचेंज करने के लिए। और आप लोग गेस करो कि इसको एक्सचेंज करने में कितने पैसे लगे होंगे। और हमें बताया जाता कि इसको खरीदने में उसको लगभग 80 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल मिले होते, मतलब उसने सब घर बार सब ट्रेजर्स बेच के एक सिंगल वॉइड हार्ट एसेंस को खरीदा होता है 80 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल, जो कि देखा ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। जिसके साथ यहाँ पे बताया जाता है कि पहले तो वो रस में नहीं था, जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो देख लिया था कि यार अपने लूफेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो कर भी कहाँ कुछ सकता था।
इसलिए वो अपने सारे ट्रेजर्स को बेचकर खरीद लेता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है अब कोई नहीं, इस सिंगल चांस को लेते हैं, यही मेरा एक टाइम है कि मैं इसको खाकर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं कि वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा या फिर नहीं, लेकिन वो अपने मुंह को खोलता है, उस गोल्डन लिक्विड को पी जाता है, उसकी बॉडी के अंदर वो फ्लो करने लगता है। मेनली देखा जाए तो ये ब्रेक थ्रू में जरूर कामयाब होगा, वरना इसको लुफिन से अलग होकर वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि कह सकते हो कि कंपेनियन ढूंढ पाना और भी मुश्किल होगा। और लुफिन तो ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम मिड स्टेज के साथ करीब आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।